नमस्कार, आप सभी का यहाँ माँ गोमती फिजियोथेरेपी में स्वागत है। जैसा कि आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस यानी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक या सेंटर है और यहाँ पर बिना दवाई के या कम से कम दवाई के फिजियोथेरेपी के माध्यम से प्राकृतिक रूप से हम हर एक समस्या को सफलतापूर्वक प्रयास करते हैं कि फ्री हो जाए। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है ना? तो आज की जो थीम है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की, वो है बैक पेन। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में हर घर में बैक पेन है। जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, सब बैक पेन से पीड़ित हैं। बशर्ते ये होता है कि यदि गाँव में है तो वो कहती नहीं हैं, शहर में हैं तो वो अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं बताती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब बैक पेन क्यों होता है, इस पे थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों में कई लोगों के कई प्रश्न होते हैं कि भाई बैक पेन क्यों होता है ना? तो बैक पेन का जो मेन कारण है झुक-झुक के ज़्यादा काम करना, है ना? ज़मीन से ज़्यादा वज़न उठाना और लंबे समय तक एक पोज़ीशन में बैठ के रहना, ये मेन कारण होता है बैक पेन का, ठीक? और बैक पेन की जो समस्या है उसको निपटाने के हम ये भूल गए कि हमें रहना कैसे है, हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। आज के समय में हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए या अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए कि हम यही भूल गए कि हमारे शरीर को कितना पोषण चाहिए। जैसे हमारी बाइक है, हम उसकी सर्विस कराते हैं, हर 3 महीने में सर्विस कराएंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, और अगर उसी को हम 6 महीने तक कर देंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। जितने भी पेशेंट से मैं बात करता हूँ कि भाई आपको कमर में तकलीफ है, सब, और किसी को भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 1 आध हफ्ते, तो हर व्यक्ति का लगभग जवाब ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास बहुत काम है, रेस्ट करने का समय नहीं है। तो हम अपनी परिस्थितियों की दुहाई देते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, अभी बच्चे को स्कूल छोड़ना है, नौकरी कौन करेगा, है ना? तो हर व्यक्ति अपनी समस्याएं बताने का प्रयास करता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि घर के काम आवश्यक हैं दिनचर्या में, लेकिन कुछ बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे सबसे बड़ी बात आती है पोषण की। पोषण हमारा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है आज की तारीख में। कई मरीजों से मैं कहता हूँ कि आप रोज़ सुबह या शाम को 1 गिलास दूध पिया करें, तो मरीज का कहना होता है कि आजकल डॉक्टर साहब दूध में मिलावट आ जाती है, हम दूध नहीं पी सकते। तो ये काम नहीं करना है कि दूध में मिलावट आ रही है तो ये एक बहाना है कि हम दूध ना पिएँ। कोशिश करिए कि दूध पिएँगे, मैं कहता हूँ 60-70% भी कैल्शियम मिलेगा, तो भविष्य में 50 साल के बाद जब हमारा शरीर थोड़ा-सा बुज़ुर्ग होगा, 60 साल के बाद बुज़ुर्ग होगा, तो उससे काफ़ी हमें उस समय सफलता मिलेगी और छोटी-मोटी परेशानियों से हमारा निपटना भी स्वाभाविक रूप से अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, मैं अधिकतर बताता हूँ कि भाई 45 मिनट की वॉक हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक है, ठीक? और 5 से 10 मिनट कम से कम अपनी बॉडी को सुबह-सुबह स्ट्रेच करना बड़ा आवश्यक है। स्ट्रेच जिसको हम कहते हैं, मैं कहता हूँ टीवी देख के भी आप स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक प्रश्न आता है गाँव के लोगों में ख़ास तौर पे कि यदि मैं किसी को एक्सरसाइज के लिए बोलता हूँ कि 15-20 मिनट की कसरत आप लोग करिए, तो गाँव के लोग अधिकतर कहते हैं कि मैं तो कुल्हाड़ी और फावड़ा चलाता हूँ रोज़, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज तो हम अभी भी कर रहे हैं। तो फावड़ा या गेंती चलाने से होता क्या है कि ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़। एक ही मूवमेंट को 50 बार, 100 बार, 200 बार करना, उससे क्या हुआ कि हमारी रीढ़ की हड्डी घिस गई या फिर रीढ़ की हड्डी की नस दबने लगी। तो एक्सरसाइज का महत्व तो ये है कि जिस पॉइंट पे फोकस नहीं हम कर पा रहे, जिस मांसपेशी पे हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है, उस मांसपेशी पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। अच्छा पोषण बहुत आवश्यक है। पोषण में भी मैं बताना चाहूँगा कि सारे काम छोड़ने के पहले, कोई भी काम ना करें, उसके सबसे पहले आप खाने के पहले सलाद खाने की आदत डालिए। जैसे ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर हर व्यक्ति के पास होता है ना? तो सबसे पहले हम सलाद खाएंगे। 25% हमारे पेट में सलाद जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि बैक पेन के साथ कनेक्शन पेट का भी है। कई मरीज आके कहते हैं कि हमारा मोशन ही साफ नहीं होता है, हम लैट्रिन में जाते हैं तो हमें घंटों लग जाते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, पाचन क्रिया पूरी गड़बड़ हो रही है। तो बैक पेन के केसेस में भी ये देखा गया है कि यदि हमारा गैस नहीं बनेगी, हमें अच्छा सलाद खाने की वजह से जो फाइबर पेट में जाएंगे, उससे हमारी मांसपेशियां रिलैक्स रहेंगी, पेट की मांसपेशियों पे दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे कमर दर्द भी 20-30% बिना दवाई के ठीक हो सकता है। तो हमें पोषण पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक बैक पेन का महत्वपूर्ण कारण है मानसिक तनाव। ये भी आया है रिसर्चेस में। हम कई मरीज आके मुझसे कहते हैं हमें भूख नहीं लगती,
कई मरीज आके कहते हैं नींद भी नहीं आती। लेकिन डीपली अगर जाके देखें तो मानसिक तनाव या मन में कोई भी असुरक्षा का भाव होता है, या कोई भी परिवार को लेके, बच्चे को लेके, पैसे को लेके, संबंधों को लेके कोई भी तनाव होता है, तो उस वजह से हमारी भूख मर जाती है, हमें खाने में इच्छा नहीं होती। आपने खुद देखा होगा, यदि वाइफ से लड़ाई ना हो और वो एक रोटी और नमक भी दे दे, तो कहने का मतलब उसमें भी वो एक प्रेम और भाव होता है जिससे हम खुशी खुशी खा लेंगे। और घर पे बनी हो शाही पनीर, खूब अच्छा भोजन, और झगड़ा हो जाए तो वो भोजन भी आपको पसंद नहीं आएगा। और ये हर घर की में अपन महसूस करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मानसिक तनाव बिल्कुल भी हमारे दिल और दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। मानसिक तनाव कैसे कम होगा? एक सज्जन आए हमारे पास, सज्जन आए और बोले कि हमारे पास 175 एकड़ ज़मीन है और 25 एकड़ और हो जाए डॉक्टर साहब तो फिर मज़ा आ जाएगा, ऐसे उन्होंने बोला हमको। तो हमने कहा, और अच्छी मोटी सोने की रस्सी पहने थे, सोने की चेन जिसको हम कहते हैं, और आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ। तो मैंने उनको एक बात बोली कि चाहे आप सोने की चेन पहनिए, चाहे आप 1000 एकड़ ज़मीन कर लीजिए, जीना आपको वही है 75 से 90 के बीच में, इससे ज़्यादा तो जी नहीं पाओगे। और एक से एक 30 मार खा चले गए इस धरती। तो कहने का मतलब ये है कि संबंधों में सुख है, परिवार में सुख है, और पैसे से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। पैसे से मैं समझता हूँ कि आप हर चीज़ नहीं ले सकते। घर में यदि किसी को खुश भी करना है तो आप अपने व्यवहार और आचरण और भाव से ही खुश कर सकते हैं। आप महंगे से महंगे गिफ्ट दे के देखिए घर पे, 5 मिनट की लड़ाई के बाद वो गिफ्ट का जो भार है वो 0 हो जाएगा। तो ये अलग बात हो गई। अभी टॉपिक पे आते हैं कि आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, और इसमें जो हमारा सेंटर है ललितपुर में, विगत हम लोग 8-10 साल से फिजियोथेरेपी सेंटर सेटअप चला रहे हैं। मैं जिला अस्पताल में भी सेवाएं दे रहा हूं। तो मैं देखता हूं अधिकतर पेशेंट्स बैक पेन के हैं, कमर दर्द के हैं अधिकतर। तो मैं चाहूँगा कि कमर दर्द की यदि समस्या का निदान करना है तो सबसे पहले तो अगर बहुत एक्सट्रीम पेन है तो हमको ये बात का याद रखना है कि ट्रैवलिंग से हम बचें, ट्रैवलिंग कम से कम हो। और यदि ट्रैवलिंग बहुत इमरजेंसी वाली हो और कार की हो, कार में हमें ड्राइव करके बहुत इमरजेंसी में जाना है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो अपना स्लाइडर है सीट का, उसको हैंडल के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना बेहतर। क्योंकि आप जितना दूर बैठेंगे हैंडल से उतना ज़्यादा आपकी बैक पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यदि आप बाइक पे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टंकी की तरफ बैठिए। यदि आप दूर बैठेंगे तो सीधा प्रेशर आपके बैकबोन के जॉइंट्स पे पड़ेगा, और जितना पास में रहेंगे उतना आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, और स्ट्रेट रहेगी तो पूरी की रीढ़ की हड्डी पे आपके शरीर का जो वजन है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम ऐसे बैठे तो पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो हमारे एक जॉइंट पे आ जाएगा। कहने का मतलब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि इमरजेंसी है तो इस स्थिति में हम थोड़े से बदलाव करके अपने कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, लंबे समय तक आधा घंटे से ज़्यादा ना बैठें। यदि आधा घंटे बैठें तो 1 आध मिनट चल फिर लें, फिर बैठ जाएं। खासतौर पे महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, घंटों ज़मीन पे बैठ के रोटियाँ बनाती हैं या फिर एक पोजीशन में खड़े रह के रोटियाँ बनाती हैं। तो इस स्थिति में मैं, जैसे प्लेटफॉर्म होता है उस पर काम करने के लिए आपको एक छोटा सा पट्टा रखने की आवश्यकता है पैर के पास। कुछ देर के लिए पट्टे पे पैर रहेगा, फिर उसको थोड़ा सा खिसका देंगे, फिर दूसरा पैर उस पट्टे पे आ जाएगा। कहने का मतलब जो रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ रहा था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते करें, जिससे कि उस पर लेंदी प्रेशर ना पड़े। नहीं तो अधिकतर देखा गया है कि कमर की दर्द के कुछ दिनों के बाद मरीज कहते हैं कि मुझे कमर से लेके पूरे पैर में दर्द आ रहा है। कई मरीज कहते हैं पैरों में झंझनाहट आ रही है, कई मरीज कहते हैं शून्यपन हो रहा है, कई मरीज कहते हैं चिंटी काट रही है, कई मरीज कहते हैं कमजोरी लग रही है। तो ऐसे मरीज बताते हैं कि हम लेटे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और खड़े होके चलते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। शुरू में रेस्ट का सहारा लिया जाता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है, उसके बाद भी आराम नहीं होता तो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। उससे भी काम नहीं बनता है तो लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमें अपने कमर की तकलीफ को ठीक करना है तो हमें अपने दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है, और कम से कम 15 से 20 मिनट बॉडी को स्ट्रेच करें, 3 से 4 लीटर पानी पिएं, खूब सलाद खाएं, और भोजन में सबसे पहले 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल या जो भी बना हो, फिर रोटियों पे आएँ। रोटी का सेवन थोड़ा सा कम करेंगे तो हमारा पेट भी नहीं बढ़ेगा, पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी। और लास्ट का जो भोजन है, मैं प्रेफर करता हूँ कि 7:30 बहुत से बहुत लास्ट खाना, आखिरी खाना होना चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है
काम कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, 10-10 बजे तक घर पे लौट के आते हैं, 11 बजे तक खाना खाते हैं और तुरंत लेट जाते हैं। उसके बाद सुबह ऐसा लगता है भरा भरा पेट है, सुबह नाश्ता हमारा नहीं होता, फिर हम सीधा खाना खाएंगे 2 बजे, या 2 बजे खाएंगे या रात के 11 बजे खाएंगे। तो ये रूटीन बहुत ख़राब है। तो और हम दोष किसको देंगे? अपने आप को नहीं देंगे, घर वालों को देंगे, अपनी दिनचर्या को देंगे, काम को देंगे, जिम्मेदारियों को बताएंगे, लेकिन ये शरीर नहीं चलने वाला ऐसे। तो मेरा कहना ये है कि जितने दिन इस धरती पे हैं अच्छे से स्वस्थ रहें, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव बना रहे, सामंजस्य का भाव बना रहे, हमारे मन में किसी के भी प्रति काले गोरे का भाव ना आए, ऊंच नीच का भाव ना आए, अमीरी गरीबी का भाव ना आए, जातिवाद का भाव ना आए, है ना। तो और अल्टीमेटली फाइनली हम कौन हैं? हम इंसान ही तो हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संबंध है, आप इंसान हम इंसान। और जो आप सोचते हैं अपने घर परिवार के लिए वो हर इंसान सोचता है, तो ये भी तो संबंध ही हैं। तो कहने का मतलब सभी को पुनः विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की अनंत शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे समय दिया। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने घर परिवार में सकुशल बढ़िया से पूरी जिम्मेदारी उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।